हरियाणा के रण में हैं, जहां उन्होंने नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने माफिया राज समाप्त कर विरासत का सम्मान करते हुए हरियाणा को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में देश की तकदीर और तस्वीर बदलती है। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। दुनिया के अंदर आप जाकर के देखिए, दुनिया के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय आज के दिन पर भारत के बगैर नहीं हो सकता। भारत आज दुनिया के ध्रुवीकरण को तय करता है। जहां भारत होगा वो मजबूत होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और जब हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई थी, बहनों और भाइयों, यहां की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। यहां पे रेल कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। कई मेट्रो का संचालन हुआ है। कई अच्छी मंडी बनी है। IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। हर घर नल की योजना लागू हो रही है। नौजवान जो पहले भेदभाव का शिकार होता था, आज भेदभाव का शिकार नहीं है, बल्कि नौकरी प्राप्त कर रहा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए। याद करिए, कांग्रेस के समय में किसान आत्महत्या करता था, नौजवान के सामने पहचान का संकट था। एक कांग्रेस तो माफियाओं की शागिर्द थी। संगठित अपराध में लिप्त माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, खनन माफिया हो, वन माफिया हो, पशु माफिया हो, ये सब के सब कांग्रेस के शागिर्द हैं। कांग्रेस इनके माध्यम से जनता का शोषण करती थी। डबल इंजन की सरकार ने माफिया राज समाप्त किया, विकास के पथ पर विरासत का सम्मान करते हुए आज आगे बढ़ाया है। मिर्जापुर में कांग्रेस की ओर से संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शिरकत कर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के लिए 5 सीटें मांगी गई हैं, जिसमें मझवा विधानसभा भी शामिल है। संविधान की जो रक्षा करना है, संविधान को बचाना, जो संविधान को बदलने की बात ये लगातार भाजपा के लोग कर रहे हैं, उसको आज हम लोगों ने आज ये मजमा कल इलाहाबाद में किया, आज मजमा के अंदर हुआ है, और ये आगे 8 विधानसभाओं में और जहाँ उपचुनाव होने वाले वहाँ होने जा रहे हैं। कांग्रेस अकेले भी अगर नहीं होता है तो अकेले अब हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि मिलकर लड़ें, साथ मिलकर लड़ेंगे, और बाकी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। अभी तक हो नहीं पा रहा, क्या वजह? अब ये अभी आने दीजिए डेट, अभी डेट आई नहीं है, डेट आने दीजिए। राष्ट्रीय नेतृत्व को हमने 5 सीटों को दिया है प्रस्ताव, उसमें मझवा भी शामिल है, और निश्चित तौर से पूरी ताकत के साथ हमारे कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। मिर्जापुर मझवा विधानसभा क्षेत्र के कछवा स्थित पंडित राम किंकर उपाध्याय विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों को जनहितकारी और किसानों के लिए लाभकारी बताया। साथ ही कृषि मंत्री ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। आप कहीं लाइन जरा मुझे दिखा दीजिए तो किसी दुकान पर कि यहाँ बीज नहीं, खाद नहीं है, वो दिखा दीजिए तो मैं बताता हूँ। वो अखिलेश यादव का अपने ज़माने की बात उनको याद आती है, जब किसान को महीने महीने लाइन लगानी पड़ती थी साधन सहकारी समितियों पर या गोदामों पर, और पुलिस डंडे मार करके वहाँ से खदेड़ा करती थी। ब्लैक पर बिका करता था, 100-100 रुपये 200-200 रुपये ब्लैक की बोरी जारी करती थी। वो ज़माना बीत चुका है। आज सभी जनपदों के भीतर पर्याप्त मात्रा में हमारे पास रासायनिक खाद उपलब्ध हैं, बिजली पर्याप्त मात्रा में हम दे रहे हैं, और किसान भाइयों के खरीदारी की भी हम गारंटी देते हैं कि वो जो पैदा करे हम खरीदेंगे उसको। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक की गई, जो यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में शुरू हुई। वहीं हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए।
भाजपा का सदस्यता अभियान लगातार चल रहा है और भाजपा जो निर्धारित टारगेट है उसको पूरा करने के लिए लगातार लोग लगे हुए हैं। आज जो है भूपेंद्र सिंह चौधरी और जो है संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बैठक बुलाई है यहाँ पे, और ये जो है विश्वेश्वरैया हाल में बुलाई गई बैठक में यूपी के विधायक, सांसद और मंत्री हिस्सा ले रहे हैं और लगातार जो है इसको लेकर के अभियान चल रहा है। मेरे साथ मंत्री दानिश हंसराज जी हैं, मैं उनसे जानूंगा सदस्यता अभियान कैसा चल रहा है। सदस्यता अभियान पार्टी के संगठन को और मजबूत करने के लिए जो सदस्यता अभियान है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान और तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी से प्रतिबद्ध है और माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम ईमानदारी से समाज को सशक्त करने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। एक चीज सर, ये लगातार कहा जा रहा है कि जो है सदस्यता अभियान जितना होना चाहिए अभी 50% ही पहुंचा है, ऐसा सही है क्या? 50% ही अभियान पूरा हुआ है? नहीं, अभियान पूरी आपने जो चलना चाहिए अभियान, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने अपना लक्ष्य से अधिक हासिल किया है और यकीनन संगठन के नेतृत्व में हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो ये थे दानिश हंसराज जी, सीधा कहना है कि सदस्यता अभियान पूरी तेजी से चल रहा है और इसका पूरा लक्ष्य जो दिया गया है वो लक्ष्य पूरा किया जाएगा और ये लक्ष्य पूरा होने के साथ साथ जो है यूपी अपना मुकाम फिर पहले स्तर पर हासिल करेगी। जो उम्मीद है वो पूरी यूपी इस पर खरा उतरेगा। कैमरा पर्सन रियाद के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। खबर गाजियाबाद से है, जहां लैंड पूलिंग के नाम पर आवास विकास के अधिकारियों ने एक बड़ा खेल खेला है। जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने 25% की जगह 40 से 45% डेवलप जमीन लैंड पूलिंग के नाम पर बिल्डर को दे दी थी, जिसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री से शिकायत के बाद पूरे मामले को लेकर जांच समिति का गठन किया गया है। लेकिन समिति बनने के बाद अब तक दोषियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। आवास विकास में एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसमें भूखंड के समायोजन के नाम पर खेल किया गया। 2010 में एक रानीपाल के नाम पर भूखंड आवंटित किया गया था, जिसपे वो 2014 तक जब वो किस्त नहीं दे पाई तो 2022 में उस प्लाट को, उस भूखंड को कैंसिल कर दिया गया और कैंसिल करने के बाद उसको ऑक्शन में लाया गया, जहां पर उसकी बोली लगी और बोली 71 लाख के करीब पहुंची। लेकिन उसके बाद भी वो कैंसिल हो गया और दूसरी बार फिर उसका ऑक्शन में लाया गया 2024 में, और 24 में जब उसको दोबारा ऑक्शन में लाया जाए तो यहीं पर वो खेल होता है कि जो 2010 में जो रानीपाल जिसको आवंटित हुआ था उसे मात्र 2,16,000 में वही भूखंड आवंटित कर दिया जाता है, उसे दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक सवालों के घेरों में है, क्योंकि उच्च अधिकारियों द्वारा जो जानकारी दी जा रही है कि काशीराम योजना के तहत उनको आवंटित किया गया, यानी इनको दिया गया है। तो जो 2010 में जिनको ये आवंटित हुआ था और वो किस्तें नहीं दे पा रही थी, आखिरकार 2024 में उनको पुनः कैसे रजिस्ट्री कर दी गई आवास विकास के द्वारा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में हैं नीरज श्रीवास्तव जी, जिन्होंने इस मामले को उठाया है और इस मामले पर आकर के आवास विकास में शिकायत भी की है, बाकायदा IGRS के द्वारा भी शिकायत की है। ये बताइए नीरज जी, पूरा मामला है क्या? एक्चुअली संज्ञान में आया है कि 2010 में रानीपाल को मकान आवंटित हुआ था और 2014 तक वो किस्त नहीं पे कर पाई तो उनको नोटिस दिया गया और 2022 में इसका निरस्तीकरण कर दिया गया किसी कारणवश, जो वो किस्तें नहीं दे पाई वजह से। और उसके बाद नीलामी में निकाला गया, तो नीलामी में कोई सैनी करके थे, उनको आवंटित हुआ, तो उसकी जो अंतिम बोली लगी थी सैनी के द्वारा वो 71 लाख कुछ लगी थी। लेकिन उन्होंने भी मकान नहीं लिया और ये पुनः मकान जो है आवंटित कर दिया गया रानी को बहुत ही कम दामों पे 2,16,000 सुनने में RS पे किया गया। तो ये गलत है। अगर मान लीजिए कि नहीं लेने आया तो दोबारा नीलामी में निकालते, नीलामी जो तो चलती रहती है, प्रक्रिया है, रेगुलर प्रक्रिया है, इसमें कोई बात नहीं है। तो पुनः जिसका निरस्तीकरण किया गया उसको डिफ़ाल्टर भी माना जा सकता है। अचानक उसके पास इतना पैसा कैसे आ गया और नहीं आया तो इतने कम दामों पे क्यों कर दिया गया, क्या रीज़न है? तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बड़े भ्रष्टाचार का खेल है, इसकी जांच होनी चाहिए और पूर्णतया संज्ञान में ला करके इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो भ्रष्ट ऑफिसर है उन पर जांच, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहने का मतलब मेरा। नीरज जी ने बताया कि जिस तरीके से जो आवंटित जिसके नाम अलॉट हुआ था ये भूखंड 16 सेक्टर 16A 378 इसका भूखंड संख्या है, तो उसको आखिरकार अचानक से वो कहां से उतना पैसा आ गया कि जो है उन्होंने उसको फिर से पुनः वापस ले लिया। एक तो सवाल ये होता है, दूसरा सवाल ये होता है कि आखिरकार जब इसको ऑक्शन में लाया गया उनका कैंसिल करने के बाद,
तो आखिरकार जब उसकी बोली लग गई 71 लाख रुपए तो उसको कैंसिल कर दिया गया, और कैंसिल करने के बाद पुनः उसी को ही 2,16,000 रुपए में क्यों दे दिया गया। तो ये एक जांच का विषय है, और कहीं ना कहीं ये जो आवास विकास में संपत्ति विभाग है, संपत्ति कार्यालय है, इसमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी बैठते हैं उनकी जरूर इसमें जो है संलिप्तता होगी, और ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। अगर इसकी जांच होती है तो जरूर परत दर परत खुलेगी, और जो अधिकारी इसमें संलिप्त होंगे उनके खिलाफ ठोस एक्शन लिया जाएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। आगामी त्योहारों को लेकर कई विद्यालयों में रामलीला कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। माध्यमिक स्कूल में जगह जगह मंच लगाए जा रहे हैं, झांकियां निकाली जा रही हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। त्योहारों का समय आ गया है और ये कहें कि त्योहारों का महीना जो है वो शुरू हो गया है। ऐसे में दशहरे और दीपावली के पहले अगर रामलीला ना हो तो दीपावली और दशहरे का कोई मतलब नहीं बनता। आपको बता दें कि नोएडा में आदर्श विद्या मंदिर में इस समय रामलीला की तैयारी चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूजन हो रहा है। सुंदर सुंदर बच्चे जो हैं और लोग जो हैं वो सुंदर सुंदर रूप धारण किए हुए हैं। कोई राम बना है, कोई लक्ष्मण बना है। इस तरह से पूरा रामलीला की जो है तैयारी की जा रही है, और अपनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों से जो लोगों को रामायण के बारे में बताया जाएगा, दशहरे के महत्व के बारे में बताया जाएगा। आज यहाँ पर नींव रखी गई है रामलीला के लिए, पूजन हो रहा है। यहाँ पर जो मौजूद हैं सर, उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे, सर ये जो रामलीला की तैयारी हो रही है ये कब से शुरू होगा और कब तक चलेगा? 3 तारीख से हम रामलीला का मंचन शुरू करेंगे। पहला नवरात्रा 3 तारीख को, और ये 13 तारीख तक होगा। 12 तारीख को हमारे यहाँ 10वीं है। तो सर किस किस तरीके के रामलीला में जो है प्रसंग रखे गए हैं, कौन कौन से प्रसंग जो है लोगों को दिखाए जाएंगे? बेसिकली हम जो तुलसीदास की रामायण है उसी को बेस करते हैं, लेकिन और रामलीलाओं में बहुत छोटे छोटे जो सीन हैं या चीजें हैं वो नहीं दिखाई जाती हैं। जैसे जनक जी हल जोतते हैं, सीता जी का जन्म होता है, वो चीजें और रामलीलाओं में नहीं दिखाई जाती, उनको सीधे बड़े में पुष्प वाटिका में दिखाया जाता है। हमारे यहाँ पहले हर कैरेक्टर का जन्म दिखाया जाएगा, और उसके बाद वो ग्रोन अप करेंगे। मतलब जो राम है वो 3 फेज में आएंगे, रावण 3 फेज में आएंगे। इस तरह से चलेगी लीला। सर कितने लोग प्रतिभाग कर रहे हैं और किन किन का सहयोग मिल रहा है आपको? इसमें पूरी जनता का सहयोग है मैम। नोएडा की सारी जनता हमें सहयोग करती है। 10 रुपए से लेके लाख रुपए तक का सहयोग मिलता है। और ये जो रामलीला होती है ये लोकल रामलीला है, हमारे बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आपने, हमने यहाँ पर जो है अभी जाना कि रामलीला जो है किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम किया जाएगा, किस तरह से उसका तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर दशहरे तक सुंदर सुंदर बच्चे जो हैं वो अपने प्रसंग को, जो भी रामलीला में जो प्रसंग है रामायण का, उसको दिखाएंगे, नाट्य रूप में दिखाएंगे, जिससे लोगों का मन मोहेंगे वो। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि अब की जो रामलीला होने जा रही है उसमें तुलसीदास जी के प्रसंग को रखा गया है। जो चीजें आम तौर पर रामायण पे नहीं दिखाते लोग, वो यहाँ पर दिखाई जाएंगी। बाकी अभी तैयारियां चल रही हैं और दशहरे तक ये रामलीला चलती रहेगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जू श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ। संगम नगरी के संगम सभागार में संसदीय अध्ययन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां सभापति एमएलसी सुरेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से जनप्रतिनिधि ने लिखे गए पत्रों के जवाब के संबंध में अधिकारियों से जानकारी मांगी, अस्पतालों के कई मामलों पर भी संज्ञान लिया। इसी के चलते जनता टीवी ने एमएलसी सुरेंद्र चौधरी से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। समिति की आज बैठक हुई है और महाकुंभ को लेकर भी चर्चा हुई है। हमारे साथ विधायक सुरेंद्र चौधरी जी हैं, बात करेंगे। आज अध्ययन समिति की बैठक हुई और महाकुंभ पे भी चर्चा हुई। विधायक जी, क्या खास निर्णय लिया गया है? आज संसदीय अध्ययन समिति के लगभग 1 सप्ताह के दौरे पे थे। आज मेरा गृह जनपद था या प्रयागराज, और हमारे साथ किरण कश्यप जी और हमारे बाबूलाल तिवारी जी, हमारे उमेश द्विवेदी जी थोड़ा तबियत अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ पाए। आशुतोष सिन्हा भी थे और साथ में भी दीपक भी थे। संसदीय अध्ययन समिति का आशय था, हमारा जो विषय था पत्र से था, और वह पत्र के आशय यह है कि जो जनप्रतिनिधि आपको पत्र लिखता है वो पत्र को आप जवाब समय पे 45 दिन के अंदर आपको देना है कि हमने आपके पत्र पे यह काम किया, ये विकास है। आपका सवाल है हॉस्पिटल से, कुछ
मैं तो ये संज्ञान मगर मेरे विषय भी आ जाता, संज्ञान है भी, वो विषय था नहीं। जो कमर्शियल घर आवास नहीं है, अगर उसमें अवैध रूप से हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का कमर्शियल काम किया जा रहा है, निश्चित तौर पर जांच के विषय जांच कराकर उन तक की कार्रवाई जरूर कराई जाए। जिस तरह से अध्ययन समिति ने आज पत्र पर निस्तारण का चर्चा हुई, मगर जिस तरह से अगर बात करी जाए गंगा पार यमुना पार में कार्रवाई हुई, मगर शहर में लगातार ये संचालित हो रहे हैं और महाकुंभ भी आ रहा है। 40 गाँव को भी जोड़ने वाले शहर के ऐसे एरिए जहाँ पर घर में और गेस्ट हाउस में हॉस्पिटल संचालित हो रहे, मानक के विरुद्ध, उस पर क्या? निश्चित तौर पर अगर इस तरीके से अवैध रूप से हॉस्पिटल अगर चल रहे, तो लिखित रूप से अगर मेरे पास आ जाएगा, निश्चित तौर पर कार्रवाई से मैं करा दूंगा। और एक चीज जानना चाहूंगा, महाकुंभ करीब है और ऐसे में जो विकास कार्य है उससे लोगों की समस्या भी हो रही, मगर कितने समय में ये पूरा हो जाएगा? हमारे अधिकारी पूरी तरीके से महाकुंभ कराने के लिए कमर कसे हुए हैं और बहुत करोड़ों भीड़ होने जा रही है। ये गंगा जमुना सरस्वती पावक की धरती है, लेटे हनुमान है, बेनी माधव है, सरस्वती कूप है, भारद्वाज आश्रम है, अच्छे वट है, ये तीर्थराज प्रयाग है। निश्चित तौर पर यह काम जो चल रहा कुंभ मेला का पूरी तरीके से तैयारी है और हम तैयारी को बढ़ चुके। 100 कुछ काम हमारे हो चुके, कुछ बाकी है, शेष रह गए हैं, वो भी नवंबर तक हम पूर्ण कर लेंगे। इसी सरकार में पिछली बार बारिश में जल भराव समस्या नहीं हो रही थी, मगर इस बार जल समस्या जल भराव की हो रही, क्या इस बार तैयारी नहीं की गई नगर निगम? नहीं, नगर निगम के तरीके से पूरी तरीके तैयारी है। जहाँ पे नाला चौक कर जा रहा, कहीं सड़क बैठ गई होगी पूर्वोत्तर में, तो निश्चित तौर पर उसको पूर्ण रूप से उसमें काम लगे हुए हैं। बारिश का मौसम है, तो जब बरसात होगी तो मशीन रुकेगी, जनता रुकेगी, देखेगी हाँ नाला खुदा, तो भाई तो प्रकृति है ना, बाकी नवंबर दिसंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे साथ ये थे एमएलसी सुरेंद्र चौधरी। अध्ययन समिति की बैठक हुई है और जिसमें सारे पत्र को जल्द से निस्तारित करने के लिए निर्देश दिए हैं और साथ ही ऐसे में अधिकारियों के संग बैठक की और जो अवैध हॉस्पिटल भी संचालित हो रहे हैं, जो कमर्शियल भवन नहीं है, उन पर भी कार्रवाई करवाने की बात कही है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। अलीगढ़ में शेर दिखने से ग्रामीणों में दहशत, कमांड सेंटर लखनऊ में दी गई सूचना। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। आपको बता दें, इसी बीच कमांड सेंटर लखनऊ में सूचना दी गई, अधिकारियों ने भेजी 15 सदस्यीय टीम। शेर देखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। मुजफ्फरनगर में एडीजी अधिकारियों ने किया बच्चा जेल का औचक निरीक्षण। जेल फर्रुखाबाद के थाने में धरने पर बैठे दर्जन लेखपाल, आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर दिया धरना। ग्रामीणों ने लेखपाल को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अलीगढ़ में दबंग पड़ोसी ने महिला के साथ छेड़छाड़, मारपीट कर किया अपमानित। पति को धोखे से बुलाकर थाने की हवालात में किया बंद। हापुड़ पुलिस ने मां बेटी की हत्या का किया खुलासा। एक महिला सहित 3 हत्या आरोपियों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।